दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी तालाबंदी से हुई कामबंदी की, राहुल गांधी की मोदी सरकार को सलाह की, जानेंगे क्या जनता को डरा रही है योगी सरकार और नीतीश को क्यों आई मजदूरों की याद, और आखिर में बात रेलवे को हुए करोड़ों के नुकसान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूछे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से सवाल। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक जनता से मिल सकते हैं और घूम सकते हैं, तो जनता से क्यों नहीं मिल सकते भाजपा नेता। बंद को लेकर बोले सचिन पायलट, लोगों को हो रही परेशानियों से कांग्रेस वाकिफ, जल्द शुरू होंगे मनरेगा के काम, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने एजुकेशन विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा यूपी में बनाई ऑनलाइन शिक्षा का स्थायी मॉडल, मौजूदा हालात के चलते छात्रों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। आईएमएफ ने जारी किया अनुमान, मौजूदा हालात के चलते 2020 में एशिया में 0% रहेगी विकास दर, 60 सालों में सबसे खराब हालात। 2 दिन की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 223 अंक, निफ्टी 67 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। पहले ही अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी, तो वहीं अब तालाबंदी बढ़ने के बाद तो आर्थिक मोर्चे पर हालात और भी चिंताजनक नजर आ रहे हैं। काम बंद होने के कारण व्यापार ठप पड़ा है, आयात और निर्यात पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। तो आज आर्थिक मोर्चे पर बढ़ती परेशानी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। देश में स्वास्थ्य हालात ठीक नहीं है, जिसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ रहा है। कल कारखानों पर ताले लटक रहे हैं, उत्पादन नहीं हो रहा, जिसके चलते कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। सरकार से उम्मीद थी कि उद्योग धंधों के लिए सरकार आर्थिक पैकेज का ऐलान करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मौजूदा हालात के कारण मार्च में देश का निर्यात 11 साल के निचले स्तर पर रहा, जबकि आयात पिछले 52 महीनों में सबसे कम हुआ। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पूरे वित्त वर्ष के हिसाब से 2019-20 के दौरान आयात 9.12% गिरकर 467.19, जबकि निर्यात 4.78% गिरकर 314.31 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च में भारत का निर्यात 34.57% गिरकर 21.41 अरब डॉलर पर आया। मार्च में 21.41 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात हुआ। निर्यात साल भर पहले के 32.72 अरब डॉलर से 34.57% कम है। 2008-2009 के बाद निर्यात में सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। मार्च 2009 में भारत का निर्यात 33.3% कम हुआ था। निर्यात के साथ साथ देश में की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर भी बंद का असर देखने को मिला है। आयात से जुड़े वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च में आयात 28.72 अरब डॉलर पर आया। साल भर पहले के 31.6 अरब डॉलर से कम होकर 28.72 अरब डॉलर पर आया। नवंबर 2015 के बाद आयात की सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की गई। नवंबर 2015 में 30.26% की गिरावट आई थी। दरअसल पूरी दुनिया मौजूदा मुसीबत से जूझ रही है, लिहाजा व्यापार में गिरावट आना लाजमी है। वहीं अब कई उद्योग धंधे भी बंद होने की कगार पर हैं, मतलब आगे भी व्यापार में नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। देखना होगा कि इन तमाम मुसीबतों से पार पाने के लिए मोदी सरकार क्या कदम उठाती है, जिससे व्यापार में तेजी आए और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, आज जब मौजूदा हालात में कामकाज होने से आयात निर्यात पर गहरा प्रभाव पड़ा है, उद्योग जगत सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है, तो क्या कारण है कि सरकार राहत पैकेज का ऐलान करने से पीछे हट रही है? क्यों सरकार आर्थिक परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है? जी मीनाक्षी, सरकार ने संपूर्ण बंदी के दूसरे चरण का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके साथ राहत पैकेज की घोषणा अब तक नहीं की है। पिछले महीने जब पहली संपूर्ण बंदी के वक्त सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, तो इसमें गरीबों को अनाज और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए मदद पहुंचाने और साथ ही मनरेगा के जरिए मजदूरी भी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। लेकिन इससे देश की बेहाल अर्थव्यवस्था को कोई राहत नहीं मिली। अर्थव्यवस्था तो तभी थोड़ी संभलेगी जब उद्योग धंधों में नई जान फूंकी जाएगी, और इस वक्त गरीब मजदूरों, छोटे कारोबारियों और उद्योगपतियों सभी को सरकार से मदद की उम्मीद है। राज्य सरकारें भी केंद्र से आर्थिक मदद मांग रही हैं। कठिनाई बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार को इसमें अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता
दूरदर्शिता दिखलानी होगी। पीएम मोदी ने जब 14 तारीख को फिर से लॉकडाउन की घोषणा की, यानी लॉकडाउन 2 की घोषणा की, तो उम्मीद थी कि वे इसके साथ राहत पैकेज का ऐलान भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कैबिनेट की बैठक हुई, तब फिर उम्मीदें बढ़ी, लेकिन एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। सरकार राहत पैकेज की घोषणा नहीं कर रही है और लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी पिछले हफ्ते उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार से $200 बिलियन यानी 15 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की थी और आज फिर एसोचैम ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। उद्योग जगत की मांग है कि सरकार बिजनेस को हुए लाखों करोड़ रुपए के नुकसान के लिए एक रिलीफ और इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लेकर आए। खबरें यह भी हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही उद्योग जगत के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक और राहत पैकेज देने का ऐलान कर सकती है। राहत पैकेज के तौर पर जीएसटी में रियायत के साथ साथ छोटे कारोबारियों को ब्याज मुक्त कर्ज देने पर विचार हो रहा है। ऐसे उद्योगों पर जोर रहेगा जो बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं, लेकिन खबरें तब तक हकीकत में नहीं बदलेंगी जब तक सरकार की ओर से कोई घोषणा न हो जाए। इससे पहले कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाए, सरकार को जल्द कुछ कदम उठाने होंगे। इस वक्त सारे देश की उम्मीदें जो हैं वो केंद्र सरकार से ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी देश में फैली स्वास्थ्य परेशानी से निपटने के लिए सख्ती से पूर्णबंदी का पालन करवाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ बंद लागू करने से हालात सुधर जाएंगे? और आज कुछ ऐसे ही सवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछे हैं। साथ ही इस परेशानी से निपटने के लिए और गरीबों की मुश्किल आसान करने के लिए न्याय योजना का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लगातार प्रभावितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बीच विपक्ष की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है कि सरकार को गरीबों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हम एक मुश्किल स्थिति में हैं। सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, पिछले 2 महीने में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की है। पूर्णबंदी सिर्फ एक पॉज बटन है, ये परेशानी का सोल्यूशन नहीं है। जब देश बंद खुलने के बाद बाहर आएंगे तो इसका असर फिर दिखना शुरू हो जाएगा। तालाबंदी सिर्फ आपको एक वक्त देगा ताकि आप तैयारी कर सको। राहुल ने कहा, मुश्किल से पार पाने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा, सरकार को टेस्टिंग के लिए एक रणनीति बनानी होगी। इसके अलावा राहुल ने राज्यों को हो रही आर्थिक परेशानी का मुद्दा भी उठाया। राज्यों के मसले पर राहुल गांधी बोले कि पीएम मोदी का काम सिर्फ राज्यों को ताकत देने का है। राज्यों को पैसा देने की जरूरत है। आपको अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, केंद्र की ओर से जिस स्पीड से पैसा पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। आज गोदाम में राशन पड़ा है और उसे लोगों तक पहुंचाइए। न्याय योजना को लागू कीजिए। जो लोग सबसे गरीब हैं उन्हें पैसे की जरूरत है। राहुल ने कहा, भले ही आप न्याय योजना का नाम बदल दीजिए, लेकिन ऐसा काम जरूर कीजिए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने न्याय योजना पर बेहद जोर दिया था, जिससे देश के गरीबों की आर्थिक मदद की जा सके। आज मौजूदा वक्त में उसी योजना को राहुल ने केंद्र से लागू करने की अपील की है। राहुल गांधी कई बार सरकार को मौजूदा स्वास्थ्य हालात के मसले पर घेर चुके हैं, जिसमें देश में कम हो रहे टेस्ट की संख्या, टेस्टिंग किट की कमी का मुद्दा वो उठाते रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भी इस मसले पर चिट्ठी लिखी गई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी राहुल ने इन मुद्दों को उठाया। ऐसे में अब केंद्र सरकार राहुल के सवालों और सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया देती है, देखना होगा। अब मोदी सरकार राहुल गांधी के इन सुझाव पर गौर करेगी या नहीं, इसे भी सियासत के चश्मे से देखेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी मौजूदा दौर में राजस्थान में अपनी सियासी रोटियां सेकती जरूर नजर आ रही है। इसीलिए तो गहलोत सरकार के काम उसे दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी नेताओं की आलोचना की है। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश मौजूदा मुसीबत से पार पाने के लिए एकजुट नजर आ रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार को विरोधी पार्टियों से हर संभव सहयोग मिल रहा है। जहां पर सरकार चूक रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी सरकार को सही रास्ते भी सुझा रही है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में ये संदेश दिया जा रहा है कि मुसीबत के समय पूरा देश एकजुट है, लेकिन ये एकजुटता राजस्थान में नहीं दिख रही। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को विरोधियों के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बीजेपी के 2 नेताओं की आलोचना की है। विशेष रूप से बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के बयानों को शर्मनाक बताया है। शर्मा ने कहा, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान
राजस्थान में बीजेपी के नेताओं ने राज्य में मौजूदा मामलों और व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह बयानों की झड़ी लगाई है और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की है, ये मुसीबत से लड़ने वालों का मनोबल गिराने की कोशिश है। बीजेपी नेताओं के बयान का मुझे बेहद अफसोस है। दरअसल बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जांच और एकांतवास की सुविधाओं के आंकड़ों पर सवाल उठाए थे, जिस पर शर्मा ने कहा राठौड़ ऐसी बयानबाजी कर उन चिकित्सा कर्मियों का मनोबल तोड़ रहे हैं जिन्होंने हालात से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की है। दरअसल मौजूदा हालात से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें अपने अपने स्तर से लगी हुई हैं। केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य इन हालातों में बेहद जरूरी है, लेकिन अगर इस दौरान भी राजनीति परवान चढ़ेगी तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान इन हालात में अपने नेताओं को राजनीति करने के बजाय मदद के हाथ आगे बढ़ाने की नसीहत देती या नहीं, ये देखना होगा। तो एक तरफ जहां राजस्थान में बीजेपी नेता मौजूदा परेशानी को लेकर गहलोत सरकार की चिंता बढ़ाने की कोशिश में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार खुद विपक्ष के हाथों गिरती नजर आ रही है। कभी बीएसपी सवाल उठाती है तो कभी समाजवादी पार्टी, और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, राज्य सरकार लोगों के मन में डर बिठाकर बढ़ते मामलों को रोकने की कोशिश कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डरती है? क्या योगी सरकार के कारण यूपी में खौफ का माहौल बना हुआ है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कुछ ऐसा ही लगता है। तभी तो अखिलेश लगातार योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते आए हैं और अब एक बार फिर यूपी सरकार को लोगों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, मौजूदा हालात में जिन्हें खुद में लक्षण दिखे उन्हें स्वयं जांच के लिए आगे आना चाहिए। उन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर आपकी जिंदगी बचा रहे हैं। सरकार को भी लोगों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश का ट्वीट तो यही इशारा कर रहा है कि योगी सरकार और जनता के बीच आपसी सामंजस्य की कमी है और सरकार लोगों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने के बजाय लोगों के मन में डर बिठाकर मौजूदा मुसीबत से पार पाने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब अखिलेश योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हों। इससे पहले भी कई मौकों पर अखिलेश योगी सरकार पर तंज कसते आए हैं। मुंबई में भीड़ को लेकर भी योगी सरकार से नोडल अधिकारी नियुक्त कर फंसे हुए लोगों को घर लाने की मांग कर चुके हैं। साथ ही डॉक्टरों के लिए जरूरी उपकरण और टेस्टिंग को लेकर भी अखिलेश ने योगी सरकार से सवाल पूछे थे। अब देखना होगा कि अखिलेश के सवालों का यूपी सरकार के पास क्या जवाब है और जो नसीहत अखिलेश योगी सरकार को दे रहे हैं उन पर सरकार कितना अमल करती है। अब अखिलेश का बयान तो वाकई योगी सरकार की नींद उड़ाने वाला है, जिस पर सरकार क्या कुछ कहती है इसका इंतजार है। वैसे इस वक्त राहत के इंतजार में वो मजदूर वर्ग भी बैठा है जो तालाबंदी की वजह से अपने घर से दूर किसी राज्य में फंसा है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन अब जब बिहार में चुनाव नजदीक हैं, तो सुशासन बाबू को भी मजदूरों की याद आने लगी है, जिस पर विपक्ष ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। श्रमिकों के बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाने का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है। अब एक बार फिर जब बांद्रा में मजदूरों की भीड़ जुटी तो सुशासन बाबू को मजदूरों की याद आई और उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए। वहीं विपक्ष मजदूरों के बिहार छोड़कर जाने और राज्य में रोजगार के मुद्दे पर राज्य की डबल इंजन सरकार को घेरता नजर आ रहा है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का कहना है, सुशासन बाबू राज्य में रोजगार सृजन होने का दावा करते हैं, लेकिन रोजगार न होने के कारण बिहार के लोग काम ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं आरजेडी के तल्ख तेवरों पर मंत्री विजय सिन्हा ने जवाब दिया और मजदूरों के दूसरे राज्यों में जाने के पीछे उनकी हुनरबंदी का हवाला दिया। कहते हैं कि बिहार के मजदूर हुनरमंद हैं, इसीलिए देश के कई राज्यों में अधिक से अधिक डिमांड है। अब भले ही बिहार सरकार के मंत्री मजदूरों की हुनरबंदी का हवाला दे रही हो, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो मजदूरों को अगर बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा तो वो भला दूसरे राज्यों का रुख क्यों करेंगे, अपने परिवार से दूर क्यों रहेंगे। अगर मजदूर बिहार में रोजगार से खुश होते तो 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पसीना ना बहा रहे होते। खैर जो भी हो, चुनावी साल है तो फिर सियासत तो परवान चढ़ेगी ही और मजदूरों की याद आना तो लाजमी है। उम्मीद करेंगे कि सरकार आने वाले दिनों में मजदूरों के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि किसी को भी बिहार छोड़कर 2 वक्त की रोटी के लिए घर परिवार से दूर दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। और बुलेटिन के आखिर में बात तालाबंदी से रेलवे को हुए नुकसान की। देश में लागू पूर्णबंदी ने पहले से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया। एक और छोटे उद्योग धंधों पर काले बादल मंडराने लगे। कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे की भी परेशानी बढ़ गई है। ट्रेनों का संचालन न होने की वजह से रेलवे को करोड़ों का घाटा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट।
बंद की मियाद बढ़ने से एक और दूसरे शहरों में फंसे मजदूर परेशान हैं, लगातार रेलवे से ट्रेनों के संचालन की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रेलवे के सामने भी मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि तालाबंदी में रेलवे के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है और रेलवे ट्रेनों का संचालन भी नहीं कर सकता। एक अनुमान के मुताबिक 3 मई तक ट्रेनों का संचालन न होने के कारण भारतीय रेलवे को राजस्व में करीब 660 करोड़ रुपए का घाटा होगा, क्योंकि इस दौरान रेलवे को बुक कराए गए 39 लाख टिकटों के पैसे वापस करने होंगे। दरअसल पहले रेलवे ने 15 अप्रैल से यात्रा के लिए बुकिंग व्यवस्था बंद नहीं की थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बंद की मियाद 3 मई तक बढ़ा दी तो रेलवे ने भी ट्रेनों का संचालन 3 मई तक निलंबित कर दिया था। वहीं 22 मार्च से 14 अप्रैल के लिए बुक कराई गई 55 लाख टिकटों का भी रेलवे ने रिफंड देने का ऐलान किया है, जिसके तहत रेलवे यात्रियों को करीब 830 करोड़ रुपए की राशि वापस करेगा। बंद में रेलवे को करीब 1490 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। रेलवे ने अपने बयान में कहा है, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अपने ऑनलाइन ग्राहकों के लिए पूर्ण रिफंड स्वचालित रूप से दिए जाएंगे, जबकि जिन लोगों ने काउंटर पर बुकिंग की है वो रिफंड 31 जुलाई तक ले सकते हैं। आगे की सूचना मिलने तक ई टिकट समेत किसी भी टिकट की अग्रिम बुकिंग नहीं की जाएगी। बता दें कि 22 मार्च को रेलवे ने 15,523 ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना